आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेनमेंट ऑफ द मैरिज। कोई भी एग्रीमेंट किसी की शादी को रोकने के लिए, तो इसकी बात करता है सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, सेक्शन 26 बात करता है, तो ये कहता है कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट किसी की शादी को रोकने के लिए किया जाता है ना, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा अगर वो एग्रीमेंट किसी माइनर की, मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसकी शादी को रोकने की बात करता है, तो वो वॉइड नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज और इंटरफेयरिंग विद द फ्रीडम ऑफ द चॉइस ऑफ द मैरिज इज इलीगल। देखिए, यहाँ पर एक बात कही गई है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो अगर किसी की शादी को इलीगल क्यों होता है, इसलिए इलीगल होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस को रोक रहा है। अगर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस के किसी के साथ इंटरफेयर करेंगे तो वो तो इलीगल होगा ही। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कर रहा है। अब कोई भी कानून ना ये नहीं कहता है कि आपको शादी करनी करनी है। ठीक है, कोई भी कानून आपको बाध्य नहीं करता है शादी करने के लिए, लेकिन अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर देते हैं कि आप उस एग्रीमेंट से ये कह देते हैं कि आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस को कर रहा है ना। कि जैसे राम है या कोई भी XYZ इंसान है, अब आप उससे ये नहीं कर सकते शादी करो, कानून में लिखा है, कानून के तहत आप उसको ये बाध्य नहीं कर सकते कि राम को शादी करनी ही करनी है, लेकिन आप कानून के तहत ये भी बाध्य नहीं कर सकते कि आपको शादी नहीं करनी है। समझ रहे हैं ना। केवल एक एक्सेप्शन उस चीज़ का ये दिया गया है कि माइनर, अगर किसी एग्रीमेंट से आप किसी माइनर की शादी को करने से रोक रहे हैं ना, तो वो ठीक है, वो जायज़ है। अब सेक्शन 26 है ना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो इंडिया से ज़्यादा वाइडर है इंग्लैंड का, इंग्लिश लॉ है वो ज़्यादा वाइडर है। जैसे कि इंग्लिश लॉ क्या कहता है, इन इंग्लैंड द एग्रीमेंट इज इन टोटल रिस्टेंट ऑफ द मैरिज। यहाँ पर एक माइनर का एक्सेप्शन दिया गया है इंडियन लॉ में, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया है कि टोटल रिस्टेंट ऑफ द मैरिज इज वॉइड। कोई भी शादी हो वो वॉइड होगी अगर आप एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं, लेकिन कब नहीं होगी, जब वो पार्शियल हो। पार्शियल का मतलब आप किसी पर्टिकुलर इंसान से कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कह दिया कोई अपराधी है, या मतलब एग्जाम्पल के तौर पर रेपिस्ट है, या कोई भी है, तो मतलब जो लॉ के तहत या किसी ने बोल दिया, या कोई कोर्ट में केस गया है और उस केस में कह दिया गया, जज साहब ने कह दिया नहीं नहीं इससे आप शादी नहीं कर सकते, तो वो चीज़ को छोड़कर टोटल जो रिस्ट्रेंटमेंट मैरिज है वो किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू वॉइड होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश लॉ से, इंग्लिश लॉ है जो वो ज़्यादा वाइड है इंडियन लॉ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल की बात करी गई है और यहाँ पर एक चाइल्ड वाला एक्सेप्शन दिया गया है, और पार्शियल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो पार्शियल का यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, अब इस चीज़ को आगे देखते हैं। अब इन राव रानी वर्सेस गुलाब रानी केस 1942 में क्या हुआ, देखिए ये केस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक भाई साहब थे एक्स, ठीक है, इनकी दो भाई थी, वाइफ थी, भाई और जेड। ये अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, अब इनकी वाइफ हो गई विडो। अब इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज, एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ भाई और जेड के बीच में कि इनकी प्रॉपर्टी दोनों को मिलेगी, आधी आधी, 50-50 दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि जो भी इंसान शादी करेगा ना, भाई और जेड दोनों विडोज हैं, जो भी भाई और जेड में शादी करेगा ना, उसे इनकी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये डायरेक्टली तो इनको शादी करने से नहीं रोक रहा है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली तो यही कह रहा है ना, इनको बाध्य कर रहा है कि तुम शादी नहीं करो। भाई एक लालच तो दे रहा है ना कि अगर आप शादी करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो इसको कहते हैं पार्शियलिटी, पार्शियल। तो सिंस द मैरिज, यहाँ पर देखिए, सिंस द मैरिज वाज नॉट डायरेक्टली प्रोहिबिटेड बाय द कॉम्प्रोमाइज, द एग्रीमेंट वाज हेल्ड नॉट वॉइड। क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा था शादी ना करने के लिए। द कोर्ट expressed doubt on the question in direct restraint of the marriage and would be within the scope of the 26 Act। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए बात क्या हुई, भाई और जेड के लिए बोला गया कि जो भी शादी करेगा उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज डायरेक्टली तो ये नहीं बोल रहा है ना कि आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट बोल दिया, इनडायरेक्टली बोल दिया कि अगर शादी करी तो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है भाई और जेड इनमें से कोई भी शादी करेगा? कोई भी शादी नहीं करेगा।
तो ये कह रहे हैं कि हमें डायरेक्टली तो बोला गया है 26 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं बोला गया है, तो क्या वो सेक्शन 26 के दायरे में ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी, तो ये कोर्ट ने बोला। फिर आया हमारा लॉ कमीशन। तो 19th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में जज साहब ने सीधा सीधा बोला कि वो केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, लॉ कमीशन की बात करें, द लॉ कमीशन इन इट्स 19th रिपोर्ट 1958 रिकमेंडेड द इंसर्शन, उन्होंने बोला कि जो भी आपका सेक्शन 26 है ना, सेक्शन इसमें एक क्लॉज 2 ऐड कर दीजिए, और उस क्लॉज 2 में हम उसी इनडायरेक्ट जो ऊपर का इफेक्ट था जो हमें पता नहीं था उसको डाल दीजिए। तो उन्होंने बोला एन एग्रीमेंट इन पार्शियल रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ द एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। उन्होंने बोला पार्शियल रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज है वो भी वॉइड होगी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये अनरीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है, मतलब कि उस केस को मद्देनजर रखते हुए अगर कोर्ट को लगता है कि ये वॉइड होनी चाहिए और ये अनरीजनेबल एग्रीमेंट हुआ है, तो वो उस चीज़ को वॉइड करार कर देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, और अगला टॉपिक हमारा होगा अग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेनमेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स।